नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। इस साल निवेशकों के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा स्टार रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। 2025 में पूरे साल वॉलेटाइल रहे मार्केट में भी इस फंड ने करीब 15% का रिटर्न दिया और इस साल इसने इक्विटी, हाइब्रिड और डेट फंड को पीछे छोड़ दिया है। यानी इस फंड में गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, बॉन्ड का जो बैलेंस है, इस डाइवर्सिफिकेशन ने कमाल का काम किया है। तो आगे कैसी रहेगी इस फंड में निवेश की स्ट्रैटेजी और क्या 2026 में भी इसका जलवा ऐसे ही रहेगा बरकरार? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। शो में हमारे साथ हैं आनंद आठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और साथ ही कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है आप दोनों में से कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि 2025 का सचमुच में हीरो रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और लगभग 15% के आसपास रिटर्न। अभी तो और भी जब 25 खत्म होगा और 26 में हम जाएंगे तो डेटाज और क्या कहते हैं ये भी देखेंगे कि कितना परसेंटेज और इसका बढ़ता है रिटर्न का। लेकिन ऋषिकेश, इस हीरो बनने के पीछे के फैक्टर्स क्या क्या रहे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के? स्मिता जी नमस्ते, विकास जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। सर्वप्रथम हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी एसेट फंड्स करते क्या है। तो मल्टी एसेट फंड्स कितने हैं पहले वो देखने की कोशिश करते हैं। करीबन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीबन 33 मल्टी एसेट फंड्स हैं। उनका कुल मिला के एयूएम अगर देखें तो 1,74,000 करोड़ का एयूएम है। तो पिछले साल में अगर हमने देखा, जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि मल्टी एसेट फंड्स ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। उसका कारण क्या रहा है? मल्टी एसेट फंड्स का मतलब ये होता है कि मल्टी एसेट फंड ये काफ़ी अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करता है। जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, कमोडिटीज हो गया। पिछले साल हमने सबने देखा कि इक्विटीज ने इतना रिटर्न नहीं दिया। डेट का रिटर्न तो खैर 6-7% के करीब होता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। और जिन्होंने इसका थोड़ा एक्सपोजर लिया तो उन्होंने काफ़ी फायदा पाया। तो इसके वजह से मल्टी एसेट फंड्स जो है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एसेट क्लासेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी, डेट और गोल्ड का समावेश होता है। और गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, तो इसके वजह से मल्टी एसेट फंड्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एसेट क्लासेस और अच्छे रिटर्न्स बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो कुल मिलाकर YTD 15% के आसपास तो बात करना तो बनता है ऐसे फंड का। तो विकास, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हिट क्यों रहा? आपका क्या मानना है इसके पीछे? धन्यवाद स्मिता और हेलो ऋषि भाई। देखिए, हिट तो जैसे ऋषि भाई ने बोला कि गोल्ड और सिल्वर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया और आउट परफॉर्मेंस दी, और मेरे दोस्त ऋषि भाई जो है वो मैं हमेशा देखता हूँ कि इस चीज़ की वकालत करते ही हैं कि अगर आपने कोई एसेट क्लास रखनी है तो वो प्योर रखें, उसको मिक्स ना रखें। आई एम श्योर कि वो इस चीज़ से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि अगर आप देखें स्मिता, अगर मल्टी एसेट फंड में गोल्ड और सिल्वर ने जिस तरीके से फ्रंट फुट पे बैटिंग करी है, आप वैसे पोर्टफोलियो सोचिए जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर में डायरेक्टली ईटीएफ की फॉर्म में या गोल्ड एफओएफ की फॉर्म में और सिल्वर एफओएफ की फॉर्म में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, उनके पोर्टफोलियोज तो और भी अच्छे परफॉर्म किए होंगे। बट यस, क्योंकि मल्टी एलोकेशन फंड की आज हम बात कर रहे हैं और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में गोल्ड और सिल्वर, काफी सारे फंड मैनेजर्स ने अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ था। हालांकि मिनिमम एक 10% का आपका होना ही चाहिए किसी एसेट क्लास में। बट अगर आप देखें, अब थोड़ा सा फंड मैनेजर्स ने ट्रिम डाउन करना शुरू किया है गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर। बट एक टाइम पे कुछ फंड ऐसे भी थे जिन्होंने इवन 30% तक भी वो गोल्ड की, सिल्वर की जो है एक्सपोजर लेके गए थे। कुछ फंड हाउसेस कॉपर को भी ऐड करते हैं। और स्मिता, मल्टी एसेट फंड में देखिए, किसी ने अपने पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड रखा या नहीं रखा वो बात की बात है। बट मल्टी एसेट फंड ने एक चीज लोगों के दिमाग में ये बहुत अच्छे से डाल दिया, क्योंकि 1,74,000 करोड़ का अगर एसेट्स हो गए हैं तो ऑब्वियसली एक साइजेबल इसमें जो है इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं। बट हम जब एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि जब आपने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, या आपने गोल्ड या कमोडिटीज में इन्वेस्ट किया है, या इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है, या आपने डेट में इन्वेस्ट किया है, तो वो एसेट एलोकेशन ही एक मूल मंत्र है जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से चलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही मिनी फॉर्म ऑफ एसेट एलोकेशन जो है वो है आपका एसेट एलोकेशन फंड। अच्छा, इसमें एक और चीज जिसकी हम बात नहीं करते स्मिता, जनरली बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं मल्टी एसेट फंड जिन्होंने इनविट्स और रीट्स को भी शामिल किया हो, विच मींस मल्टी एसेट फंड के थ्रू आपको क्या क्या एक्सपोजर मिलते हैं।
आपको यूएस इक्विटीज या फॉरेन इक्विटीज का एक्सपोजर मिल सकता है, आपको इंडियन इक्विटीज का तो मिलेगा ही, आपको डेट का मिल जाएगा, आपको गोल्ड और सिल्वर का मिल जाएगा, कॉपर का मिल जाएगा, और रियल एस्टेट इनडायरेक्ट प्ले जिसको हम कह सकते हैं रीट्स और इनविट्स के थ्रू भी हो सकता है। ऑब्वियसली हर एक जो फंड है, हर एक फंड हाउस के हिसाब से उनकी जो मात्रा है, उनकी रेशोज अलग रहती है, और फंड मैनेजर थोड़ा डायनामिकली उसको मैनेज करते हैं। बट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यदि अगर आपको इतनी बड़ी एक्सपर्टीज नहीं है या उतना पैसा नहीं है कि आप अलग अलग किसी एक एसेट क्लास में निवेश करें, तो मल्टी एसेट फंड एक बहुत अच्छा टूल बन जाता है जहां पे आपको मल्टीपल एसेट क्लास में निवेश करने का मौका मिल जाता है। और गोल्ड और सिल्वर का जो रनअप है वो एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन रहा कि ये इतने फेवरेट बन गए 2025 के। मैंने अक्सर आप लोगों को भी यानी कि एक्सपर्ट्स को भी ये कहते हुए सुना है कि अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या नए हैं अभी इसमें, तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पे बहुत अच्छे से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि पूरा डाइवर्सिफिकेशन आपको एक फंड में मिल जाता है। लेकिन ऋषिकेश, हमने एक चीज़ और देखी है, एमफी के जब नंबर आते हैं, एमओएम यानी कि हम मंथ ऑन मंथ की जब बात करते हैं तो हम वहाँ पर भी देखते हैं कि हर बार कम से कम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐसा होता है जहां पर ठीक ठाक पैसा आया ही आया रहता है, और वही हम देख भी रहे हैं कि रिटर्न भी इसका कितना बढ़िया वाईटीडी में दिख रहा है। ऐसे में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें आप इसको कितना अव्वल मानते हैं? स्मिता जी, जैसे विकास जी ने भी कहा कि मैं काफ़ी हिमायती हूँ इक्विटी का, तो आई स्टिक टू माई ग्राउंड, और मैं कहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य 14-15% का रिटर्न बनाना है तो आपको एसेट एलोकेशन जो है वो पोर्टफोलियो लेवल पे करना ज़रूरी है, ना कि मल्टी एसेट फंड में निवेश करना चाहिए। ये साल मल्टी एसेट फंड काफ़ी अच्छा कर गए, लेकिन मेरा एक ही सवाल सारे दर्शकों को है कि क्या हम ये निवेश एक साल के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं? अगर उसका उत्तर लॉन्ग टर्म करने के लिए है तो फिर हमें एसेट एलोकेशन जो है वो 80% इक्विटी 20% डेट के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगले पिछले 5 सालों का रिटर्न हम अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन 80-20 के कॉम्बिनेशन ने करीब करीब 18-19% का रिटर्न दिया है, बल्कि मल्टी एसेट फंड ने 16-16.5% का रिटर्न दिया है। तो अगर लॉन्ग टर्म का पैसा है तो आप अपना एसेट एलोकेशन जो है वो पोर्टफोलियो लेवल पे किए। 80% जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाले, 20% जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में डाले, अगर आपका रिटर्न टारगेट 13-14% का है तो ये एसेट एलोकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें। ओके, और साथ में ये भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है, क्योंकि एक पूरी मूवी बनती है तो ज़रूरी नहीं कि जो हीरो है उसने बहुत अच्छा काम किया है तो सिर्फ अपने बलबूते किया हो। डायरेक्शंस भी बहुत अच्छा होता है, उसका स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा होता है, उसमें तमाम जो बाकी आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया होता है, और ये तो ताज़ा एग्जाम्पल धुरंधर का हमारे पास है ही। विकास जी, कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे जिन्होंने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को 2025 में हीरो बनाने का काम किया? मैं इनफैक्ट स्मिता यही सोच रहा था कि शायद आप धुरंधर का नाम लेंगी, और वही हुआ। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला, जो डायरेक्टर है इस पूरे फंड का या फंड मैनेजमेंट का, वो हो गया आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर, देखिए हमें ये पता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, हमें क्या चीज चाहिए किसी चीज को हिट करने के लिए, बट उसका जो राइट बैलेंसेस बिठाना जो होता है, राइट तरीके से एंट्री उसकी है, या किस तरीके से आपने एसेट को एलोकेशन किया। हालांकि आप देखें मल्टी एसेट फंड में ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो दो तरह के आते हैं। एक आते हैं थोड़ा सा इक्विटी ओरिएंटेड मल्टी एसेट फंड्स, जहां पे 65% एंड अबव जो है इक्विटीज में एक्सपोजर रहता है, और कुछ ऐसे फंड हाउसेज हैं जिन्होंने इस चीज को ना ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोच के किया कि मल्टी एसेट फंड है, अगर मुझे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बेट लेनी है तो मैं उसको इक्विटी के ऊपर ज्यादा फोकस ना करूं, मैं इस तरीके से फोकस कर लूं कि मेरी जो एलोकेशन है गोल्ड की या सिल्वर की वो अधिक रहे। और अगर आप देखेंगे जो कुछ मल्टी एसेट फंड्स हैं उसमें कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपना गोल्ड और सिल्वर का ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से लास्ट 1 ईयर में दूसरे मल्टी एसेट से आउट परफॉर्म किया है। बट अगेन ये कोई जरूरी नहीं है कि यही जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा, बिकॉज वही फंड मैनेजर्स या वही फंड हाउसेज ने कुछ एसेट क्लास को ट्रिम डाउन भी किया। जैसे बहुत सारे मल्टी एसेट फंड में यूएस इक्विटीज का एक्सपोजर होता है, बट हमने देखा काफी सारे मल्टी एसेट फंड में आज की तारीख में यूएस इक्विटीज को भी उन्होंने कट डाउन कर दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी ब्यूटी है कि आप जो बोल रही है कि स्क्रीन प्ले या डायरेक्शन, वो फंड मैनेजर जिस तरीके से डायनेमिकली इसको मैनेज कर रहे हैं कि किस एसेट क्लास में एक्सपोजर बढ़ाना है, किस एसेट क्लास में बहुत ज्यादा अगर रिटर्न आ गया और उनको लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रही है तो हमें कट डाउन करनी है, और कौन से एसेट क्लास है जो इग्नोर्ड है और वहां पे निवेश करना चाहिए। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये वाला जो साल है, जैसे ऋषि भाई ने बोला कि इक्विटीज में अगर मान लीजिए पिछले 1 साल में मल्टी एसेट के हिसाब से रिटर्न प्योर इक्विटी फंड ने नहीं दिया हो,
लेकिन ऐसे मल्टी एसेट फंड जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा रहेगा, क्वाइट पॉसिबल कि वो आने वाले समय में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लें। तो अगेन एक थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ म्यूजिकल चेयर, कि कोई एक एसेट क्लास किसी दूसरी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करती रहेगी, लेकिन वो फंड मैनेजर्स जो हर एक एसेट क्लास को बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करें, थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व रह के, और ऐसे एसेट क्लास में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा दे जहां पे रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है, और अगर वो स्टोरी प्ले आउट हो जाती है तो ऐसे फंड्स जो है हमेशा बेटर परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लगता है ये 3-4 ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से, और इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो, अगर मल्टी एसेट फंड की हम बात करते हैं तो फंड मैनेजर का रोल इसमें बहुत बड़ा प्ले होता है। बिल्कुल, और वो तो है ही। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पर ऋषिकेश मैं आपसे चाहूँगी समझना, 2025 काफ़ी वॉलेटाइल रहा पूरा का पूरा साल। ऐसे में क्या डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा जो इस फंड में होता है, ये मिला इसको एक अच्छा खासा बूस्ट देने के लिए, या इतना बेहतरीन रिटर्न जैसा ये लेकर आया है इसके लिए? जी स्मिता जी, जैसे हमने कहा कि वॉलेटाइल रहा, वॉलेटिलिटी का पैमाना अगर हम देखें तो फाइनेंस के टर्म में हम एक टर्म यूज करते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब है कि मैक्सिमम गिरावट कितनी हुई। तो अगर हम सारे एसेट क्लासेस की गिरावट देखें और मल्टी एसेट फंड्स की गिरावट देखें तो हमें ये पाया जाता है कि मल्टी एसेट फंड्स जो है वो करीबन उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 6.5% का रहा। बल्कि अगर आप गोल्ड का देखो मैक्सिमम ड्रॉडाउन और अधिकतर फॉल जो हुआ है वो करीबन 9% का रहा। इक्विटी में लार्ज कैप का करीबन 11% का रहा। फ्लेक्सी कैप का करीबन 15, और से मिड एंड लार्ज कैप का भी उतना ही गिरावट रही। तो मैं गिरावट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गिरावट की वजह से हमको वॉलेटिलिटी पता चलेगी कि कितना गिर रहा है करके। तो अगर हम ये पांचों गिरावट देखें तो उसमें हमको दिखाई देता है कि एक कॉम्बिनेशन, एक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मल्टी एसेट फंड जो है वो कम वॉलेटाइल रहे, क्योंकि उसकी गिरावट जो है वो केवल 6.5% की रही। बल्कि फ्रॉम इट्स पीक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस वो 6.5% से गिरा, लेकिन फ्रॉम इट्स पीक कितनी गिरावट हुई, तो मैक्सिमम गिरावट जो मल्टी एसेट फंड्स ने देखी तो केवल 6.5% की थी। तो वो काफी हैंडी आया, और क्यों आया, तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। बिल्कुल, और ज़ाहिर तौर पर इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास करके जब आपका मार्केट इतना वॉलेटाइल हो तो आपका फंड डाइवर्सिफाइड हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बात रिटायरमेंट की भी यहाँ पर कर ही लेते हैं, और ये मुझे आप विकास बताइए कि क्या रिटायरमेंट के पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की जो स्ट्रैटेजी है वो फिट बैठती है? देखिए स्मिता, क्या होता है कि रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के पास पास जब लोग पहुंचने लगते हैं तो हम हमेशा उनको ये बोलते हैं कि अगर आपके प्योर इक्विटी फंड्स हैं या थोड़े एग्रेसिव फंड्स हैं तो पोर्टफोलियो के बीटा को थोड़ा सा लो किया जाए, उसको थोड़ा स्टेबल बनाया जाए। अब जब हम पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक्सपोजर टू स्मॉल कैप फंड्स को कम किया जाए, मिड कैप फंड्स को कम किया जाए। अगर प्योर इक्विटी फंड्स लिए आपने तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरफ ओरिएंटेशन आपकी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होना चाहिए। सेक्टरल फंड्स को आप कट डाउन कर दीजिए। तो इस तरीके से हम पोर्टफोलियो को जो है थोड़ा सा रिस्क उसका जो है मिटिगेट करते हैं। ऐसे केस में फिर एंट्री हो जाती है आपकी बैलेंस एडवांटेज फंड्स की, एंट्री हो जाती है इक्विटी सेविंग्स फंड की, एंट्री हो जाती है। और उसमें मल्टी एसेट फंड जो रिसेंटली अब एक काफी फेवरेट बन चुके हैं, वो भी हो जाती है। हालांकि एक चीज जरूर बोलूंगा कि मल्टी एसेट फंड अब पिछले एक साल का जो रिटर्न आपने देखा, तो ये इस तरीके का रिटर्न जो है वो कंटिन्यू रहेगा और हर साल वो 12% 15% देगा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एक मल्टी एसेट फंड की जो रिटर्न है वो एक बैलेंस एडवांटेज फंड के आसपास, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक इक्विटी सेविंग्स फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड के बीच की रह सकती है। इट कैन बी लाइक 8 to 10% काइंड ऑफ रेंज जो है वो उसकी लॉन्ग टर्म जो रेंज हो सकती है। क्यों? इसमें क्योंकि इक्विटी फंड आपका जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे देगा। इसमें अगर आप गोल्ड की लॉन्ग टर्म की अगर आप रिटर्न देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा डबल डिजिट टच कर चुकी है, तो वो भी एक तो हो सकता है। और डेट आपको एक 6-7% की जो है वो रिटर्न दे देगा। तो अगर आप ब्लेंडेड रिटर्न देखेंगे तो ये जो 8 से 10% की एक ब्लेंडेड रिटर्न जो है, मुझे लगता है एक एक्सपेक्टेशन इस तरीके से होनी चाहिए। किसी साल किसी एसेट क्लास ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया तो वो बोनस है। तो नाउ पॉइंट इज कि आपका जो क्वेश्चन था कि क्या रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, तो आंसर इज डेफिनेटली यस, बिकॉज एक ऐसा समय आ जाता है स्मिता, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सीजन्ड इन्वेस्टर्स या ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके साथ में जो वेल्थ एडवाइजर्स हैं वो काफी हैंड टू हैंड काम करते हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो ब्रॉडली इंडिया में आप अगर डीप पॉकेट्स में चले जाएं तो शायद लोगों को उतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी कि वो हर एक एसेट क्लास को खुद से पूरा पोर्टफोलियो को बना पाए। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि मल्टी एसेट फंड
क्लोज टू रिटायरमेंट और रिटायर जो हो चुके हैं उनके पोर्टफोलियो का अराउंड 20% और 15% के आसपास का जो पोर्टफोलियो है वो हो सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इसको रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये अप्रूवल कम से कम विकास जी की तरफ से मिल गया है और उस पर बहुत सारे और फैक्टर्स है जिस पर करेंगे बात, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 2025 का हीरो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और इसी फंड पर हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी इस वक्त है मौजूद। अब ऋषिकेश, एक बात बताइए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिस तरीके का रिटर्न दे पाया, इसके पीछे आपके हिसाब से कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं? जी, मल्टी एसेट फंड्स इस साल बहुत अच्छे रिटर्न्स दिया हुआ है, क्योंकि मेजर रीजन जो मैंने पहले भी कहा कि उसका जो कॉम्पोजिशन है ऑफ हैविंग मल्टीपल एक्सपोजर्स टू डिफरेंट एसेट क्लासेस, वो अच्छा खासा प्ले आउट कर गया। उसका दूसरा कारण ये है कि अगर हम को रिलेशन देखें, इक्विटी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। अगर हम पूरे साल का फ्रॉम 1 जनवरी से परफॉर्मेंस देखें तो इक्विटी ने करीब करीब 9% का रिटर्न दिया है, सिल्वर ने 124% का रिटर्न दिया हुआ है और गोल्ड ने करीबन 74% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये परफॉर्मेंस जो है वो अधिकतर गोल्ड और सिल्वर के वजह से आया है। दूसरी चीज अगर हम देखें कि कोरिलेशन क्या है गोल्ड और इक्विटी के बीच में, तो गोल्ड और इक्विटी के बीच में कोरिलेशन 0.2% का आता है। 0.2% का आता है, जिसका मतलब ये आता है कि 0.2 का आता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते, कि इक्विटी एक डायरेक्शन में चलेगी तो गोल्ड वही डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तो वो काफी अच्छे तरीके से प्ले आउट हुआ है। काफी सारे फंड मैनेजर्स ने इसका फायदा उठाया और गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ाया, करीबन 5 से 10% का एक्सपोजर बढ़ाया। तो वो काफी अच्छी तरह से प्ले आउट हुआ है। लेकिन ये इस साल के लिए काफी फायदेमंद रहा, मेजरली एट द बैक ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के समय क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदना चालू करती है और उसके वजह से उसका डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है और उसके वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके वजह से मल्टी एसेट फंड्स जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट कर जाते हैं। पर इसके वजह से इस एक साल अगर बहुत अच्छी तरह से मल्टी एसेट फंड परफॉर्म कर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाऊं। मेरी स्ट्रैटेजी तो वही रहनी चाहिए जो सालों से चलाते आ रहा हूँ, क्योंकि क्या अब पिछले 5 सालों में वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने से नुकसान हुआ है? तो उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड, अगर मैं इक्विटी की बात करूँ, अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड देखूं तो उसने करीबन 16-16.5% का रिटर्न, उतना ही रिटर्न मल्टी कैप फंड ने भी दिया है। तो ज्यादा अंतर नहीं है। अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि अगर लॉन्ग टर्म का पैसा है तो इक्विटी और डेट का समावेश कीजिएगा, मल्टी एसेट फंड्स में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये तो हम कैटेगरी की तब से बात कर रहे थे। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर फंड्स की। तो विकास, मैं आपसे जानना चाहूँगी, तब से हम ये बात कर रहे हैं कि इसने बहुत अच्छा इस बार रिटर्न दिया है। कौन कौन से वो फंड्स हाउसेस रहे जिनके फंड्स ने वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अव्वल रहे, धुरंधर बने वो? देखिए, ब्रॉडली अगर आप देखें तो मल्टी एसेट फंड, क्योंकि पूरे ही एसेट क्लास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लगभग सभी फंड हाउसेस ने अच्छी एक पोटेंशियल जो रिटर्न हो सकती थी वो बना के भी दी। बट टू नेम अ फ्यू, जैसे आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड ने भी, अगर आप 1 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे तो 15.7% के आसपास का रिटर्न दिया है। एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उसमें 15.46% का रिटर्न। एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड भी लगभग 11% के आसपास का रिटर्न रहा। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का 15.22%। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट भी 14.93 या 15 के आसपास का हो गया। और वाइट ओक मल्टी एसेट ने भी 17.25% का दिया। हालांकि वाइट ओक अगर आप देखेंगे कि उसका रिटर्न थोड़ा बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उनका जो गोल्ड का एलोकेशन था एज कंपेयर टू अदर फंड मैनेजर्स थोड़ा सा ज्यादा था। तो ऑब्वियसली वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जिसमें गोल्ड का या सिल्वर का एक्सपोजर ज्यादा रहा, उन्होंने आउट परफॉर्म किया अपने पीयर ग्रुप में। तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो, क्योंकि रैंडमली हमने एक नाम लिया इन फंड्स का स्मिता, बट बाकी फंड हाउसेस के भी मल्टी एसेट एलोकेशन अगर आप फंड्स देखेंगे तो प्लस माइनस लगभग इसी रेंज में उनके भी रिटर्न्स रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी रही है वो हम कह सकते हैं कि इस बार की बड़ी हिट कैटेगरी रही। ऐसे में इसका टैक्सेशन भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऋषिकेश, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद से और भी ऐसे लोग हों जो ये चाहें कि जिन्होंने नहीं अब तक इसका एलोकेशन ले रखा है उन्हें भी इनका एलोकेशन लेना हो, तो टैक्सेशन किस तरीके से इसका रहता है, इसको भी समझा दीजिए।
इसका टैक्सेशन इस हिसाब से होता है कि 65% आपका किस एसेट क्लास में है, डेट में है, इक्विटी में, उस हिसाब से इसका टैक्सेशन लगता है। अगर 65% इक्विटी में है तो आपका टैक्सेशन इक्विटी का लग जाएगा, अगर डेट का है तो डेट का लग जाएगा। तो उस हिसाब से इसका टैक्सेशन होता है। तो मल्टी एसेट फंड में आप निवेश करोगे और आपका डेट एक्सपोजर ज़्यादा हो, आपका तो आपका टैक्स भी ज़्यादा लगेगा और आपके रिटर्न्स भी कम आएंगे। लेकिन इक्विटी में अगर अधिकतर एलोकेशन है 65% एंड अबाव, देन आपको इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा। देन आपका शॉर्ट टर्म टैक्सेशन जो है वो करीबन 15% का रहेगा, और लॉन्ग टर्म टैक्स 20% का रहेगा, और लॉन्ग टर्म टैक्सेशन जो है वो करीबन 12.5% का रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ एक छोटा सा सवाल और मेरी तरफ से आपके लिए ऋषिकेश रहेगा, क्या 2026 में भी आप इसको एनिमल और धुरंधर की तरह देख रहे हैं आगे? नहीं, मैं एनिमल और धुरंधर की तरह नहीं देख रहा हूँ। मैं मुगले आजम के का फैन ज्यादा रहता हूँ कि मुझे ऐसी मूवी चाहिए जो मैं सालों तक देखते रहूँ और सालों तक चेरिश करते रहो। तो माय वोट फॉर, इफ आई हैव टू टॉक ऑन पार्लेंस ऑफ मूवीज, तो मेरा वोट मुगले आजम पे रहेगा, ना कि धुरंधर या एनिमल पे रहेगा। एंड मुगले आजम विच इज इक्विटीज। डेट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। और विकास, लगे हाथ आप भी बता ही दीजिए 2026 का आउटलुक आपके लिए इस फंड को लेकर क्या रहेगा? देखिए, अगर आप मूवीज की एनालॉजी कह रहे हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि एज ए ऑडियंस आपको रोमांटिक भी देखनी चाहिए, आपको कॉमेडी भी देखनी चाहिए, आपको एक्शन भी देखना चाहिए। तो अब क्या होता है कि इन्वेस्टिंग भी उसी तरीके से है कि हर एक साल एक एसेट क्लास आउट परफॉर्म करेगी किसी दूसरी एसेट क्लास को। अब आप रिसेंसी बायस के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि आपने पहले देख लिया कि ये साल में कौन से फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, अब मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप वैसा करेंगे तो फिर शायद आपको उतना मजा नहीं आएगा, मजा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो हमेशा पहला जो थंब रूल हम बोलते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड तो होना जरूरी है, बट उससे पहले आपका जो है वो पोर्टफोलियो लेवल पे जो है एसेट एलोकेशन आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप उसको बना लें कि आपका रियल एस्टेट में, इक्विटीज में, फिक्स्ड इनकम में और आपका कमोडिटीज में कितना एक्सपोजर होना चाहिए। तो आप अगर पोर्टफोलियो लेवल पे एसेट एलोकेशन करेंगे तो किसी भी तरह की मूवी आएगी आप उसको एंजॉय करेंगे, बिकॉज कोई ना कोई आपको जो है एसेट क्लास अच्छा टेस्ट देके जाएगी। तो विकास, मूवी का नाम तो बताना पड़ेगा। देखिए, वेरी क्लियरली यहाँ पर ऋषिकेश ने अपनी मूवी बताई है, तो आपको 3 इडियट्स या कोई भी ऐसी मूवी देनी पड़ेगी जो सदाबहार हो, जो कभी भी देखी जा सकती हो, जिसमें सब कुछ हो, जैसा कि आपने बताया। तो फिर सदाबहार मूवी तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो इन्वेस्ट कर लेंगे, वही बेस्ट है। मैं ऋषिकेश के बिल्कुल साथ हूँ। दोनों रोमांटिक मूवीज हैं लेकिन हैं दोनों इक्विटी ओरिएंटेड, तो उसी में इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आने वाले समय के लिए। कुल मिला के कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो जिसका जिक्र आप दोनों ने यहाँ पर किया। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच ऋषिकेश हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और विकास आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो 2025 का हीरो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और कौन कौन से रहे फैक्टर्स जिस पर हमने की चर्चा, और इसी के साथ मनी गुरु के आज के शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।